चेहलम से 10 किलोमीटर दूर तीना में एक फोर्ट मौजूद है जिसका नाम रोहतास फोर्ट है। इस फोर्ट को 1541 में शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसका साइज 4 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। इस किले को बनवाने में आज के खरबों रुपए लगे। आखिर शेर शाह सूरी ने इतना पैसा लगाकर इतना बड़ा किला क्यों बनवाया? क्या सच में इस किले को जिन्नात ने बनाया है? क्या यहाँ पर जिन्नात की कब्रें हैं? ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। शेर शाह सूरी 1486 में हिंदुस्तान के एक इलाके ससाराम में पैदा हुए। उस वक्त इसका नाम फरीद खान रखा गया। इसके वालिद का नाम हसन खान था। फरीद खान का बचपन बहुत ज्यादा सख्त था क्योंकि फरीद खान के वालिद हसन खान की 4 बीवियां थी। फरीद खान हसन खान की पहली बीवी की औलाद थी, लेकिन हसन खान अपनी चौथी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपनी पहली बीवी और उसके बच्चों पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, जिसकी वजह से फरीद खान को बचपन में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब फरीद खान की उम्र 22 साल हुई तब वो अपने वालिद से लड़कर जौनपुर में चला गया। यहाँ पर इसने 3 सालों तक तालीम हासिल की, जिसमें उसने अरेबिक और पर्शियन की तालीम भी हासिल की। इसकी काबिलियत को देखते हुए इसका उस्ताद जमाल खान इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। जमाल खान इसके वालिद हसन खान का भी उस्ताद था, इसीलिए इसने इन दोनों की सुलह करवा दी। 3 सालों के बाद जब फरीद खान वापस अपने वालिद के पास गया तब इसके वालिद को ससाराम, हाजीपुर, वासपुर और टंडा के एरिया की जागीर मिल चुकी थी। यानी फरीद खान का वालिद पहले से और ज्यादा अमीर हो चुका था। हसन खान फरीद खान की काबिलियत से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, इसीलिए 1520 में हसन खान की मौत के बाद इसकी सारी जागीर फरीद खान को मिल गई। लेकिन हसन खान के और भी बेटे थे जो फरीद खान से नफरत करते थे। उन्होंने फरीद खान को अपनी जागीर बांटने का कहा, लेकिन फरीद खान ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद फरीद खान के खिलाफ बहुत साजिशें की गई, जिसकी वजह से फरीद खान सब कुछ छोड़कर बिहार में बहार खान लोहानी के पास चला गया, जो साउथ बिहार का बहुत बड़ा लीडर था। एक दिन बहार खान और फरीद खान शिकार पर गए तो फरीद खान ने अकेले शेर को मार दिया, जिसके बाद इसका नाम शेर खान पड़ गया। इस चीज को देखते हुए बहार खान ने शेर खान को अपनी हुकूमत का हेड बना दिया, लेकिन अभी भी सारी चीजें बहार खान के पास थी। बहार खान ने बिहार को एक आजाद रियासत बनाया। उस वक्त ये स्टेट इब्राहिम लोदी के एम्पायर में आती थी। वक्त गुजरा और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की जंग लड़ी गई, जिसमें बाबर जीत गया। जिसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत मुगलों के पास आ चुकी थी। उसी वक्त बहार खान लोहानी ने अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि बिहार एक आजाद स्टेट थी और इसका हेड शेर खान को बनाया गया था, इसीलिए साउथ बिहार की सारी हुकूमत शेर खान के पास आ गई। लेकिन ये बात बिहार खान के साथियों को हजम ना हुई, इसीलिए 1530 में शेर खान को कत्ल करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, लेकिन वो सब नाकाम रहे। जब शेर शाह सूरी को इस बात का पता चला तो उसने एक एक को पकड़कर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहार खान के साथी बिहार को छोड़कर बंगाल में जाकर छुप गए। इन लोगों ने बंगाल के किंग मोहम्मद शाह को शेर खान यानी शेर शाह सूरी के खिलाफ कर दिया, जिसकी वजह से 1534 में बिहार और बंगाल के बीच सूरजगढ़ की जंग लड़ी गई, जिसमें शेर शाह सूरी ने मोहम्मद शाह को पूरी तरह से हरा दिया। अब शेर शाह सूरी के पास बिहार और बंगाल की हुकूमत आ चुकी थी और शेर शाह सूरी दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। दूसरी तरफ 1530 में जब बाबर की डेथ हुई तब इसके बेटे हुमायूं को मुगल एम्पायर का किंग बनाया गया। इस मैप को देखें, इसमें ये एरिया शेर शाह सूरी के कब्जे में था और ये एरिया मुगलों के कब्जे में था। 1534 में हुमायूं को बंगाल बहुत ज्यादा पसंद आया। वो इसको हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने शेर शाह सूरी से जंग करने का फैसला किया। लेकिन जब उसको शेर शाह सूरी की ताकत का पता चला तो उसने शेर शाह सूरी से हाथ मिलाने का पैगाम भिजवाया, लेकिन शेर शाह सूरी ने हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो बिहार और बंगाल के साथ मुगल एम्पायर पर भी कब्जा करना चाहता था। और फिर 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बैटल ऑफ चौसा हुई, जिसमें हुमायूं हार गया और वह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने भाइयों के पास चला गया। वहां जाकर उसने शेर शाह सूरी को शिकस्त देने की तैयारी शुरू कर दी। 1 साल के बाद बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई। इसमें एक बार फिर से हुमायूं को शिकस्त हुई।
जिसके बाद शेर शाह सूरी के पास आगरा, दिल्ली, संभाल, ग्वालियर, लाहौर और मुगल एम्पायर के सारे एरिया आ चुके थे। 1940 में शिकस्त के बाद हुमायूं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। वो मदद के लिए पंजाब और सिंध के कई बादशाहों के पास गया, लेकिन शेर शाह सूरी की बढ़ती हुकूमत की वजह से किसी ने उसकी मदद ना की, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने हुमायूं को ईरान आने की दावत दे दी और फिर हुमायूं ईरान चला गया। वहां जाकर उसने शेर शाह सूरी को शिकस्त देकर दोबारा से हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। हुमायूं के ईरान जाने की खबर शेर शाह सूरी को मिल चुकी थी और उसे पता था कि हुमायूं दोबारा से हिंदुस्तान को हासिल करने की कोशिश करेगा। साथ ही उसे घकरों से बहुत ज्यादा खतरा था, जिनकी हुकूमत पंजाब में थी, क्योंकि घक्कर मुगलों के साथ थे। इसलिए मुगलों की शिकस्त के बाद वो हिंदुस्तान आकर शेर शाह सूरी को कत्ल करना चाहते थे। इसीलिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर नजर रखने और घकरों को रोकने के लिए जेहलम से 10 किलोमीटर की दूरी पर आज के दीना में एक किला बनवाने का मंसूबा बनाया, जिसका नाम रोहतास फोर्ट रखा गया। इस किले से वो आसानी से हुमायूं पर नजर रख सकता था और साथ ही घकरों को हिंदुस्तान आने से रोक सकता था। 1548 में इस किले की तामीर शुरू हुई, लेकिन इस एरिया में घकरों की हुकूमत थी, जिनके डर से यहाँ रहने वाले मजदूर किला बनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन घकरों को रोकने और हुमायूं पर नजर रखने के लिए शेर शाह सूरी के लिए ये किला बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उसने हर एक मजदूर को एक पत्थर लाने के लिए एक सोने का सिक्का दिया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है उस वक्त चिनात ने भी इस किले को बनवाने में मदद की थी। क्या ये बात सच है? इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। जिस जगह ये किला बन रहा था उसकी एक साइड पर काबुल और पेशावर था, जिसके पीछे ईरान था। यहाँ पर हुमायूं छुपा हुआ था। वो जेहलम के रास्ते से गुजरकर हिंदुस्तान जा सकता था। दूसरी तरफ पंजाब यानी घक्कर थे। इन दोनों जगहों से शेर शाह सूरी को बहुत ज्यादा खतरा था। इस किले की बाकी साइड्स पर लाहौर, कराची और कश्मीर थे। इस किले के 12 दरवाजे थे और इन सभी दरवाजों को एक दूसरे से मिलाया गया, जिससे एक सर्कल में बहुत बड़ी दीवार बन गई और इस पर 50,000 फौजी तैनात कर दिए गए, ताकि ये चारों तरफ नजर रख सके, खासतौर पर ईरान वाली साइड और पंजाब पर। जब ये किला काफी हद तक मुकम्मल हो चुका था, तब शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने घकरों की कमर तोड़ दी है। इस किले की एक साइड पर जंगल थे, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ थे। इन पहाड़ों से गुजरकर किले की दीवार पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा घकरों को किले की दीवार पर चढ़ने से रोकने के लिए ये चौकियां बनाई गई। हर चौकी के बीच एक दीवार थी, जिसमें मुख्तलिफ सुराख बने हुए थे। इस सुराख से एक फौजी दूर तक नजर रखता और इस सुराख से तीर चलाए जाते। अगर दुश्मन तीरों से बचकर दीवार के करीब आ भी जाता तो इस सुराख से गर्म पानी उस पर फेंका जाता और इस बड़े सुराख से तोप के जरिए हमला किया जाता। ये चौकी अंदर से ऐसी दिखाई देती है। इस जगह पर तीर, गोला बारूद और गर्म पानी को रखा जाता। ऐसी चौकियां पूरे किले में बनी हुई थी। शेर शाह सूरी की ये कमाल की स्ट्रेटजी थी, जिससे घकरों को दीवार से दूर रखा जाता और साथ ही हुमायूं पर भी आसानी से नजर रखी जाती। यानी ये किला घकरों और मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका था। इस किले की तामीर के साथ साथ शेर शाह सूरी राजस्थान और बाकी एरिया पर भी कब्जा करना चाहता था। इनमें एक किला कलिंजर फोर्ट था। राजस्थान पर कब्जा करने के लिए शेर शाह सूरी का इस किले पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए 1945 में इस किले पर कब्जा करने के लिए शेर शाह सूरी ने राजपूतों से जंग की। इस जंग में गोला बारूद और गन्स का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है एक गोला शेर शाह सूरी के चेहरे के पास फटा, जिससे शेर शाह सूरी की मौत हो गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शेर शाह सूरी एक तोप के पास खड़ा था, वो तोप फट गई, जिससे शेर शाह सूरी झुलस गया। शेर शाह सूरी के साथियों ने इस किले को फतह कर लिया और 2 दिनों के बाद शेर शाह सूरी की मौत हो गई। शेर शाह सूरी की मौत के 3 सालों बाद यानी 1548 में रोहतास फोर्ट की तामीर मुकम्मल हो गई। यानी जिस किले को शेर शाह सूरी ने बनाने के लिए बहुत ज्यादा दौलत लगा दी, उसमें उसे एक रात रहना भी नसीब नहीं हुआ। शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं इस किले पर आया। उसने इस किले को देखते हुए कहा कि इस किले को मेरे दुश्मन ने बनाया है, इसीलिए उसने इसे गिराने का हुक्म दे दिया। लेकिन इसके साथियों ने इसे किला गिराने से मना किया
जिसके बाद ये किला मुगलों के कब्जे में आ गया। इस किले में रहने के लिए बहुत कम कमरे बनाए गए थे, क्योंकि दूर तक नजर रखने के लिए यहाँ 12 दरवाजों वाली बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, जो 4 किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो इस वक्त काफी हद तक टूटकर खत्म हो चुकी है। कहा जाता है जब इस किले को बनाया जा रहा था तब जिन्नात ने भी इस किले को बनाने में मदद की थी। इस किले के अंदर बहुत सारे मज़ारात हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इनमें कुछ कब्रें उन जिन्नात की हैं। यहाँ पर एक कब्र है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़े दियो की कब्र है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब सी चीजों को फील किया है, जैसे ये जगह हॉन्टेड हो। इन कॉमेंट्स को आप देख सकते हैं। क्या सच में इस किले को जिन्नात ने बनाया और क्या वहाँ लोगों के साथ अजीब वाकयात हुए? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। सक्कर से 50 किलोमीटर दूर एक फोर्ट है जिसका नाम कोट डिजी फोर्ट है। पाकिस्तान में जितने भी फोर्ट्स मौजूद हैं उनमें इस फोर्ट की हालत सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर आप वीडियो देखें तो ये फोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस पहाड़ी पर यह किला बना है वहाँ आज से 6000 साल पहले एक गांव आबाद था जिसका नाम डिजी कोट था, और जब इस फोर्ट को इस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया तो इसका नाम भी डिजी कोट फोर्ट रखा गया। इस फोर्ट को पहाड़ी के ऊपर बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस फोर्ट से चारों तरफ दूर तक आसानी से देखा जा सकता है, यानी अगर दुश्मन किले पर हमला करने आए तो वो दूर से दिखाई दे जाए और फिर उस पर हमला करके उसे रोका जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि इस किले को किसने बनाया और इसके स्ट्रक्चर ने दुनिया को क्यों परेशान कर रखा है, और इसके अंदर से ऐसी कौन सी चीजें मिली हैं जिनको देखकर सबके होश उड़ के। सिंध में ब्रिटिश दौर का आगाज 1843 में हुआ, लेकिन उससे पहले कुल्हड़ों और तालपुर खानदान ने सिंध पर हुकूमत की थी। 1701 से लेकर 1783 तक कुल्हड़ों खानदान ने सिंध पर हुकूमत की। असल में ये एक सूफी बुजुर्ग मियां नसीम मोहम्मद कुल्हड़ों की औलाद थी, जो 4 भाई थे। कुल्हड़ों खानदान सूफी और मजहबी पेशवा थे। 1701 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मियां यार मोहम्मद कुल्हड़ों को सिंध का गवर्नर बना दिया, जिसके बाद कुल्हड़ों खानदान ने सिंध की हुकूमत संभाली। इनकी हुकूमत 1783 में खत्म हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानियों के लगातार हमले थे। इसके अलावा इन खानदान के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होने लगे और साथ ही अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होने लगी, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत कमजोर पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ तालपुर खानदान की ताकत में इजाफा होता गया। ये कुल्हड़ों खानदान के मुलाजम थे। ताकत में आने के बाद तालपुर खानदान ने कुल्हड़ों पर हमला करके सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध की हुकूमत मिलने के बाद इनको कजलबाश, कुल्हड़ों और बलोच के हमलों से बहुत ज्यादा खतरा था। इसीलिए तालपुर खानदान ने सिंध में टोटल 3 किले बनवाए, जिनमें एक किला खैरपुर में बनवाया जिसका नाम डिजी कोट रखा गया। हमलों से बचने के लिए इस किले को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया ताकि चारों तरफ दूर तक नजर रखी जा सके। अब डिटेल से इस किले के बारे में बात करते हैं। कोट डिजी के 3 दरवाजे हैं। ये इसका पहला और मेन दरवाजा है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी किले को देखें तो उनके दरवाजे बड़े हैं, लेकिन इस किले का दरवाजा छोटा है क्योंकि उस दौर में हाथियों से हमला किया जाता था। इसीलिए इस दरवाजे को छोटा रखा गया ताकि हाथी आसानी से गुजर ना सके। इसके अलावा इस दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। इन कीलों को हाथियों को रोकने के लिए लगाया गया। अगर हाथी दरवाजे को टक्कर मारे तो ये किले हाथी को लगे और वह जख्मी होकर पीछे हट जाए। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद आपको सामने ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता इस फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ जाता है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये रास्ता हाथियों के गुजरने के लिए बनाया गया था और यहाँ से फौजी गुजर कर दूसरे गेट की तरफ जाते थे। थोड़ा आगे जाने पर आपको दूसरा गेट दिखाई देता है। इसका साइज भी बाहर वाले गेट के बराबर है और इस पर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं जिनसे हाथियों को रोका जाता था। इस बात पर गौर करें कि जब आप पहले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो
तो काफी खुला एरिया आता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे दरवाजे के करीब जाते हैं तो एरिया छोटा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता तीसरे दरवाजे की तरफ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है। ये किले का सबसे मेन ऊंचा बुर्ज है। तीसरा दरवाजा भी इसी तरफ है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सामने आपको तीसरा दरवाजा दिखाई देगा, जिस पर भी किले लगी हुई हैं। इस दरवाजे की राइट साइड पर एक रास्ता है जो फोर्ट की सबसे नीचे वाली दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर फौजी खड़े होते थे जो दूर तक दुश्मन पर नजर रखते। इससे थोड़ा आगे जाने पर राइट साइड पर एक और रास्ता है जो किले की दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। इससे आगे तीसरा गेट है। इन तीनों गेट्स को इस तरतीब से लगाया गया था कि अगर दुश्मन पहले गेट से दाखिल होता है तो उसे दूसरे गेट तक रोका जाए। इसीलिए दूसरे गेट तक आने वाले रास्ते को छोटा बनाया गया ताकि दुश्मन पर हमला करके उसे उसी जगह रोका जाए। अगर दुश्मन दूसरे गेट तक भी पहुंच जाता है तो उसे तीसरे गेट पर रोका जाता, क्योंकि यहाँ पर रास्ता और ज्यादा छोटा हो जाता है। इधर से दुश्मन को रोकना आसान हो जाता है। तीसरे गेट से अंदर दाखिल होने पर किले का खुला एरिया आ जाता है। और सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा है। आपने इन बुर्जों को याद रखना है। इनको मैं आगे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। गेट की बाईं साइड पर स्टेयर्स हैं। अगर आप इन स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो फोर्ट का सबसे मेन बुर्ज दिखाई देता है, जिसको मैंने नीचे से दिखाया था। ड्रोन फुटेज में आप देखें तो ये बुर्ज किले के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर फौजी खड़े होकर चारों तरफ नजर रखते थे। यहाँ पर किले की दीवार दिखाई दे रही है, इस पर भी फौजी खड़े हुआ करते थे। अगर इस रास्ते से आगे जाएं तो यहाँ पर भी एक बुर्ज है। ये छोटा बुर्ज है। ऐसे कई बुर्ज किले में मौजूद हैं। इधर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड पर किचन आता है, जो इस वक्त काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। किचन के बिल्कुल सामने मेहमान खाना है, जो अभी तक अच्छी हालत में है। मेहमान खाने के बिल्कुल सामने शाही गुसल खाना है, जिसकी छत टूटकर गिर चुकी है। मेहमान खाने के पास दीवार के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में तोपें रखी जाती थी, जिनका रुख बाहर की तरफ हुआ करता था। इन तोपों से दुश्मन पर हमला किया जाता। थोड़ा आगे जाने पर एक खुला एरिया आता है। यहाँ पर ईंटों की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर फौजियों की असेंबली हुआ करती थी। इस हाल के दोनों साइड्स पर दीवारें हैं, जिनके नीचे कमरे बने हुए हैं। हर कमरे में तोपें हुआ करती थी और इन दोनों साइडों पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। जैसे ही कोई दुश्मन किले की तरफ आता तो तोपों से उस पर हमला किया जाता, जिससे दुश्मन का किले के पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इस हाल से आगे जाने पर रास्ता तंग हो जाता है। सामने आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर बादशाह बैठा करता था। ये तख्त है, यहाँ बादशाह बैठा करता था। इसके बिल्कुल सामने एक और बुर्ज है। ये भी किले का मेन बुर्ज है, जिसका नाम ये है। इस बुर्ज के ऊपर भी एक तोप रखी हुई है और यहाँ से दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। इससे आगे सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का एक और बुर्ज किले की दूसरी तरफ है। यहाँ पर भी तोपें पड़ी हुई हैं, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी हर छोटे बड़े बुर्ज पर तोपें हुआ करती थी और कुछ तोपें नीचे कमरों में रखी गई थी। यानी इस किले को ऐसे बनाया गया था कि चारों तरफ से दुश्मन पर हमला किया जा सके। ये किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, इसीलिए इस फोर्ट की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। इसमें रहने के लिए कमरे बहुत कम हैं, क्योंकि इसको सिर्फ दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था, जो वाकई में कमाल का
डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये किला पहाड़ी पर मौजूद है, इसीलिए इस पर दुश्मन का आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ से टोटल 90 तोपों को फाइंड किया गया, लेकिन इन तोपों को इकट्ठा करके किले के बाहर रखा गया, जिनको लोग उठाकर ले गए। जब इस फोर्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास आई तो आसपास के एरिया से 11 तोपों को फाइंड किया गया, जिनको आपने फोर्ट के मुख्तलिफ प्लेसेस में देखा। अभी भी 80 तोपें लापता है, जिनको फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको ये कमरे दिखाई दे रहे होंगे, इनमें खजाना रखा जाता था। इस फोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर दुश्मन तोप से हमला करता है तो इसके गोले फोर्ट में नहीं गिरेंगे। इसके अलावा इस फोर्ट की खास बात ये है कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, इसका रास्ता तंग होता जाएगा और चढ़ाई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमला करने वाले का इस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोर्ट में दाखिल होने का सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा है। आपका इस किले के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस तस्वीर को देखें। इस फोर्ट की वीडियो बनाने में इन लोगों ने मेरी मदद की है, जो इस फोर्ट के करीब ही रहते हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।